आरआरबी एनटीपीसी की सभी शिक्षक अपनी अपनी अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं, पर मेरा मानना है कि सटीक जानकारी और सही कट ऑफ आपको वही बता सकता है जो एग्ज़ाम हॉल में परीक्षा देकर आया हो। राम राम सभी भाइयों को। मेरा नाम है रंजीत चौहान और एक छोटा सा ये मेरा चैनल है। पिछले 3 या 4 साल से मैं विद्यार्थियों को अपनी छोटी सी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। पिछली बार सीबीटी 2019 में जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा भी मैंने दी थी और ये वाली जो परीक्षा है 2024 वाली, ये भी मैंने दी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमें सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में क्या स्कोर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, और जिनकी भी अभी आगामी परीक्षा होने वाली हैं उसमें उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मेरी जो परीक्षा थी वो 19 अगस्त सेकंड शिफ्ट में थी। जयपुर मेरा सेंटर गया था। क्या एग्ज़ाम का लेवल था, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले मैं है ना 2019 और 2024 की जो भर्ती है ना, उसका थोड़ा कंपैरिजन करता हूँ ताकि आपको है ना थोड़ा पता चले। देखिए, 2019 में जो भर्ती आई थी वो थी लगभग 35,277 के समथिंग, और इस बार भर्ती कितनी है आप सभी को पता है, 4,000 के समथिंग है। यानी कि पिछली बार 9 गुना भर्ती ज़्यादा थी। अब 6 साल बाद ये भर्ती आई है, तो आप जान ही रहे होंगे कि पिछली बार से जो पढ़ाई का लेवल है वो भी बढ़ा है, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो भी बढ़ी है, लेकिन वैकेंसी कम हो गई। और 2019 की मैं अगर आपको कट ऑफ बताऊं सीबीटी 1 की, तो एक एवरेज स्कोर जो था वो लगभग था 70 और 80 के बीच में। मतलब अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ गई थी। सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो जोन थे, कुछ सिकंदराबाद था, इलाहाबाद था, कोलकाता था, तिरुवनंतपुरम था, चंडीगढ़ था, मुंबई था, और ये वैसे भी वही जोन है जिनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। खैर, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए, कट ऑफ जो जाती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहला, वैकेंसी कितनी है। दूसरा, पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो कट ऑफ को निर्धारित करती हैं। तो इस बार सबसे बड़ी बात तो ये है कि वैकेंसी बहुत कम है। 4,000 वैकेंसी हैं, जो नामात्र की वैकेंसी है, और स्टूडेंट की संख्या वही है, और पहले से स्टूडेंट का जो लेवल है वो पढ़ाई का बढ़ा है। तो दोस्तों, पिछली बार वैकेंसी आई थी 35,277, इस बार 4,000 वैकेंसी हैं। ठीक है, मैं जब परीक्षा देने गया था, मैंने 2019 की परीक्षा दी है और ये भी दी है, तो मुझे अच्छा डिफरेंस पता है। देखिए, 3 सब्जेक्ट आए हैं। खासकर वो विद्यार्थी भी इसको देख रहे होंगे जिनका आगामी अभी परीक्षा होने वाली है सीबीटी 1, तो उन्हें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो पहले तो मैं कट ऑफ में आपको बाद में बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है और सेफ स्कोर कितना रह सकता है। पहले हम बात करते हैं कि मैं जो परीक्षा देने गया था मुझे क्या क्या लगा इसके बारे में। तो देखिए, 3 इसमें सब्जेक्ट होते हैं, सभी को पता है, मैथ, जीएस और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग जो है वो ईजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगा। देखिए, एक एवरेज तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है ना, मेरा मानना यह है कि वह लगभग 25 to 26 अटैम्प्ट करके ही आया होगा। मतलब बहुत ही हद से ज़्यादा इजी एग्ज़ाम मुझे लगा, मैं अपना बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा थे कि बहुत से क्वेश्चन तो मतलब बिना पेन के ही हो जा रहे थे। और रीजनिंग में तो जितनों से भी मैंने पूछा था, मैं अपनी शिफ्ट की बात बता रहा हूँ, सभी का लगभग ये था कि हम 28-29 अटैम्प्ट करके आए। अटैम्प्ट करके नहीं आए, वो उनके सही भी हैं। तो बहुत इजी रीजनिंग आ रही थी। और मैथ का भी लेवल ये था कि अगर थोड़ा सा भी किसने मैथ पढ़ा है तो 26, 27, 25 के अराउंड अटैम्प्ट करके आ रहा था। और मैथ में तो आपको सभी को पता ही होगा कि अटैम्प्ट करके आते हैं लगभग उतने सही होते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो होता है वो गलत होने के चांस होते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ 30 नंबर है ना, 60 नंबर में से लगभग बच्चों का स्कोर है 50+ ही होगा, क्योंकि 4,000 वैकेंसी है। तो आप मानिए कि 4,000 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही ना जिन्होंने 50+ स्कोर कर लिया होगा। सारा जो खेल है ना, सारा खेल है यहाँ जीएस का। जीएस जो थी शुरू की शिफ्ट में थोड़ी इजी पूछी गई थी, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछी गई थी। लेकिन अब वो क्या पूछ रहा है ना, जीएस में वो, अब जैसे असहयोग आंदोलन की बात कर लें तो वो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कोई भी टॉपिक होता है जहाँ से वो क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ के आसपास से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी स्टूडेंट होता है मोस्टली वही पढ़ के जाता है, आसपास बहुत कम पढ़ के जाते हैं। तो पहली बार तो यह है कि देखिए, आप मैथ रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल ना लें। जिनकी भी परीक्षा होने वाली है, मैथ रीजनिंग तो सिंपल आप कर ही दोगे, बहुत ज़्यादा इस पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको पढ़ के क्या जाना है, देखिए 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर्स अब ठीक ठाक पूछी जा रही है।
ये नहीं कि सीधे सीधे उठा के कुछ भी पूछ लिया, थोड़ा बहुत डीप पूछी जा रही है। दूसरा देखिए, हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अकबर के टाइम का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक आपका पूरा पाषाण काल का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन, एक संविधान संशोधन जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन साइंस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपका इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन सभी से उठा ले रहा है, लेकिन थोड़ा सा डीप पूछ के जा रहा है। तो आपको है ना थोड़ा सा डीप पढ़ के जाना है। आपको क्या करना है, आपको एनालाइज करना है जो भी एग्जाम हुए हैं, और उनसे देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसी को है ना थोड़ा सा है ना पढ़ के जाइए, थोड़ा डीप है ना पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स आप पिछले 6 महीने की याद कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगी। मेरा मानना यह है कि अगर आप 40 में से 25 करेक्ट कर देते हैं ना सवाल जीएस में, तो ये मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब आपका लिस्ट में 100% नाम आ ही जाएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन 40 में से सही अटैम्प्ट करना जीएस में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने अटैम्प्ट किए थे, मेरे रीजनिंग में 30 आउट ऑफ 30 हैं, और मेरे मैथ में मेरा ये क्वेश्चन रह गया था, टाइम थोड़ा तो कम पड़ गया था, इसलिए जीएस जो था मेरे लिए थोड़ी टफ थी, क्योंकि मेरे को इतनी मतलब टाइम नहीं मिल पाया था तैयारी करने का। जो भी टाइम मिला था उसमें मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स और पुरानी जो भी मेरे पास नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग मैं करके आया हूँ। मैंने माफ़ी चाहूँगा अगर आपको पीछे से नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जैसे हवा चल रही है, तो क्योंकि मैं अभी अपने गाँव में बैठा हुआ हूँ, और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। मैं आप ही की तरह एक विद्यार्थी हूँ। बस ये है कि अपना जो भी मेरे पास अनुभव है पढ़ाने का और पढ़ने का, वो आपके साथ एक छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं साझा कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जो अब बात कर लेते हैं कि सीधी मुद्दे पे आते हैं कट ऑफ की। तो मेरा मानना ये है कि देखिए इतने लाखों विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, क्या इतने विद्यार्थी 4000 विद्यार्थी ऐसे नहीं होंगे? अगर मैं खुद अटैम्प्ट करके आ रहा हूँ तो ये 60 में से 55 प्लस आराम से अटैम्प्ट करके आ रहे होंगे विद्यार्थी। ये बात कड़वी होगी, बुरी लगेगी उन विद्यार्थियों को जो अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये बात सत्य है। पिछली बार की कट ऑफ, एक एवरेज कट ऑफ में मान के चलूँ तो वो गई थी 75। देखिए बहुत से जो उनकी 80, 82, 83 भी गई है, और एक 75 भी गई है, 77 भी गई है। लेकिन पिछली बार वैकेंसी तो 35,000 थी ना। इस बार मेरा मानना ये है कि आपकी जो कट ऑफ है, आपका पहले सेफ स्कोर मैं बता दूं बिना नॉर्मलाइजेशन के। ठीक है, बिना नॉर्मलाइजेशन के जो सेफ स्कोर है वो है 75 प्लस। मतलब अगर आपके 75 से 80 के अराउंड अगर आपके रॉ मार्क्स है ना, तो आप ये निश्चिंत हो जाइए, CBT 2 की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी बात ये बताना चाहूँ कि अगर नॉर्मलाइजेशन में देखिए कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। रेलवे में सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ते हैं, 15 नंबर भी बढ़ जाते हैं, 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने तुक्के कितने मारे हैं, आपके गलत कितने गए हैं, आपने अटैम्प्ट कितने किए थे। तो जो एक एवरेज कट ऑफ में सभी जोन की बताऊँ, एक एवरेज कट ऑफ तो वो रहने वाली है 82 या 83 के समथिंग। एक एवरेज बता रहा हूँ मैं, कहीं पे इससे 2-4 नंबर कम भी जा सकती है, 2-4 नंबर बढ़ के तो जाएगी। ये बात सत्य है, ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात बिल्कुल सत्य है। 80 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी। 5 नंबर आप बढ़ा के या कम कर लीजिए, लेकिन 80 के आसपास ही आपको कट ऑफ मिलेगी। ठीक है, कि एवरेज मैंने कट ऑफ बताई है, और ये कट ऑफ जो है वो आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद की है। जैसे मैंने रॉ मार्क्स आपको 75 to 80 बताए हैं, और आपकी जो मेन कट ऑफ है यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद है, वो हमने 80 to 85 के अराउंड बताई है। तो इससे कम कट ऑफ कैसे भी नहीं जानी है। जिन विद्यार्थियों के इतने अच्छे खासे अटैम्प्ट हैं, मतलब कि उनको लगता है कि मेरे 80 के अराउंड मार्क्स बन सकते हैं, तो वो CBT 2 की अपनी तैयारी करें, आगे बढ़ें। और जिन विद्यार्थियों के अटैम्प्ट कम रह गए, किसी भी वजह से टाइम कम पड़ गया, उनकी अच्छी तैयारी नहीं थी, उन विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए विफलता मिलती है। देखिए ऐसा तो नहीं है कि पहली बार एग्ज़ाम में बैठे हो, तो मैं भी 4-5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मोस्टली विद्यार्थियों का ये होता है कि पहली या दूसरी बार में नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं, निराश ना हो, यही तैयारी आपके आगे काम आएगी। इसी तैयारी को आप है ना आगे के एग्ज़ाम में यूज़ कीजिए। जो आपने GS पढ़ी, मैथ पढ़ा, रीजनिंग पढ़ी, एक मैथ की जो सीरीज़ मैंने शुरू की है, पहले भी मैं पढ़ाता था ऑफलाइन, लेकिन मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप चाहें तो मैथ वहाँ से पढ़ सकते हैं। और UPSI, यूपी पुलिस की अभी परीक्षाएं, देखिए UPSI की तो वैकेंसी आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, आप उसकी तैयारी करें। ग्रुप D का एग्ज़ाम नज़दीक है, आप उसकी तैयारी करें। तो आप अपनी तैयारी का निराश न हो, तैयारी कंटिन्यू रखें। देखिए कंपटीशन जो एग्ज़ाम है उसको वही विद्यार्थी निकाल सकता है जिसके पास 3 चीज़ होंगी। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको, 3 चीज़ें जिसके पास होंगी। पहली चीज़ धैर्य, ये कंपटीशन धैर्य मांगता है।
ऐसा नहीं है कि आप 5-6 महीने तैयारी करेंगे और फिर आपको लगता है कि नहीं हो रहा तो आपने छोड़ के बंद कर दी पढ़ाई। दूसरी बात प्रैक्टिस। देखिए, 1 बार 2 बार कोर्स होने के बाद आप ना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। तीसरी बात कंटिन्यूटी। जो लगातार इसमें पढ़ता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, वो एक न एक दिन सफल ज़रूर हो जाएगा। लेकिन बीच में गैप देना और बीच में पढ़ाई बंद कर देना, ऐसे विद्यार्थी कभी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो एक ही जगह से पढ़ें, बार बार जगह बदले नहीं, चाहे वो किताबें हों चाहे वो टीचर हो, कंटिन्यू पढ़ते रहें। देखिए, मेन 3 ही सब्जेक्ट हैं, आपको जीएस, मैथ, रीजनिंग ही पढ़ना है, बार बार रिपीट करके वही पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कोई नई चीज़ आपको पढ़नी है, हर बार कोई नई चीज़ पढ़नी है, वही सारी चीज़ें हैं। और मैथ रीजनिंग तो ऐसा विषय है कि बार बार आप पढ़ते रहेंगे ना, तो फिर वो एक न एक दिन 2-3 साल बाद या 1.5 साल बाद 2 साल बाद बहुत सबके ही अच्छे हो जाते हैं। सारा खेल जीएस का है। आप ये मानिए कि जीएस एक ऐसा विषय है कि आप जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपको याद रहेगी। आपने जैसे ही 15-20 दिन का गैप किया वो सब गायब हो जाएगी। जीएस आपको रिवीजन मांगती है, बार बार रिपीटेशन करते रहें। और करंट अफेयर्स, देखिए जीएस क्या है, टुकड़ों में है। साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, और आपका क्या हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सभी है ना थोड़ा 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 करके, है ना, बहुत बड़ा समुद्र है। इसको एक बार ही आप निकलोगे नहीं निकल पाओगे। इसमें क्या है ना, जहाँ से भी जैसे भी क्वेश्चन मिल जाए तुरंत उसको याद करने की कोशिश करो। किसी से ना अटैच कर दो उसे, किसी नाम से अटैच कर दो, किसी जगह से अटैच कर दो, ताकि वो याद रहे। ठीक है, तो दोस्तों यही इस वीडियो का मेन मकसद था, आपको बताना। जो विद्यार्थी परेशान हो रहे थे कि क्या कट ऑफ जाएगी, और उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए जिनका CBT 1 जो है अभी होने वाला है अगले वाले दिनों में। तो 7 तारीख के समथिंग ये परीक्षा खत्म हो जाएगी, 7 या 9 को। उसके बाद आपकी आंसर की आई जाएगी। तो मेरी बात कितनी सही थी कितनी गलत थी वो तो तभी आपको पता चल जाएगी। और बहुत से विद्यार्थियों को पता भी होगा, जो पढ़ने वाले हैं वो जान रहे होंगे कि क्या कट ऑफ जाएगी। मेरे झूठ बोल देने से या कम कट ऑफ बताने देने से ना सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जो कुछ टीचर हैं आपको खुश करने के लिए कुछ भी बता देते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद यही था कि गलतफहमी में ना रहें, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रहें, निराश ना हो, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।